हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 22वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में सुबह हो गई थी, लेकिन अर्जुन रात भर सोया नहीं था। उसके दिमाग में तो सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि जब उसमें एक पिता बनने की एबिलिटी नहीं है तो मान्यता माँ कैसे बन सकती है, और अगर वो माँ बन सकती है तो उसमें पिता बनने की एबिलिटी कैसे नहीं है। अर्जुन का दिमाग कहीं न कहीं यहाँ वहाँ जा रहा था। उसे लग रहा था कि क्या मान्यता उसे चीट किया है, लेकिन जब से मान्यता उसकी ज़िंदगी में आई थी तब से उसे याद है तो मान्यता कभी भी उससे अलग ही नहीं गए, और या तो वह हॉस्पिटल जाती थी या फिर अर्जुन के साथ उसकी बाहों में उसकी रात दिन बीती थी। ऐसे में मान्यता के ऊपर शक करना अर्जुन के लिए उसके दिल में एक ठेस पहुंचा रही थी। तभी अर्जुन यह सब सोच ही रहा था कि जब एक नर्स उसके पास आई और उसने अर्जुन से कहा, एक्सक्यूज़ मी सर, आपको डॉक्टर अपने केबिन में बुला रहे हैं। अर्जुन वहाँ से उठकर डॉक्टर के केबिन में गया तो डॉक्टर ने हाथ के इशारे से अर्जुन को बैठने के लिए कहा। अब बैठिए। अर्जुन चेयर पर बैठा तो डॉक्टर ने 2 रिपोर्ट अनुज के सामने खोलकर रखा और उसमें से एक रिपोर्ट उठाकर पढ़ते हुए कहा, देखिए मिस्टर रघुवंशी, आपने 2 रिपोर्ट मुझे निकालने के लिए कहा था। एक तो आप में पिता बनने की एबिलिटी है या नहीं, और दूसरी आपकी वाइफ में पेट में जो बच्चा पड़ रहा है वो आपका है या नहीं। तो दोनों ही रिपोर्ट आ गए हैं और दोनों का ही रिजल्ट पॉजिटिव है। मतलब उसने रिपोर्ट उठाई और अर्जुन के आगे करते हुए कहा, इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग आप बिल्कुल ठीक है और आप में एक पिता बनने की एबिलिटी है। हाँ, कुछ दिन पहले ऐसा था कि आप में हार्मोन्स कम होने की वजह से आप ना तो सही से इंटीमेट हो पाते थे और ना ही आप एक पिता बन पाते, क्योंकि आपका सही मात्रा में हार्मोन्स इकट्ठा नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहते हैं लड़का हो या लड़की, जब उनकी शादी होती है तो उनकी बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं, और वैसा ही आपके साथ हुआ है। शादी के बाद जब आप अपनी वाइफ के साथ इंटीमेट होते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ चेंजेस करती है, और उसकी वजह से आपका इंटीमेट भी सही मात्रा में होने लगा, और उसकी वजह से आज आपकी वाइफ प्रेग्नेंट भी है और उसके पेट में पल रहा बच्चा भी आपका ही है। डीएनए रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। जैसे ही अर्जुन ने डॉक्टर के मुंह से ये सब सुना तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि अब तक यह निष्कर्ष पहुंचा कि मान्यता ने उसे धोखा दिया है वो, लेकिन अब सब कुछ क्लियर था। उसकी मान्यता ने उसे धोखा नहीं दिया। अर्जुन अपनी जगह से उठा और डॉक्टर के पास गया और उसने कस के डॉक्टर को गले लगाते हुए कहा, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। आपको नहीं पता कि आपने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू सो मच। इतना कहकर अर्जुन तुरंत कैबिन से बाहर निकला और मान्यता के पास चला गया। मान्यता अभी सो रही थी। अर्जुन मान्यता के माथे के पास झुका और उसके माथे को चूमते हुए कहा, थैंक यू मान्यता, थैंक यू। तुम भी मेरी ज़िंदगी में एक एंजल की तरह आई हो। जब से तुम आई हो तब से सब कुछ ठीक हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। थैंक यू बेबी, कमिंग टू माई लाइफ। लेकिन अर्जुन ने अभी जो कुछ भी कहा था उसे सुनने के लिए मान्यता अपनी होश में नहीं थी। वह गहरी नींद में सो रही थी। अर्जुन नीचे झुका और उसने मान्यता के टमी को चूमते हुए अपने बेबी से कहा, तुम्हारी मम्मा जब से मेरी लाइफ में आई है तब से मेरी लाइफ खुशियों से भर गई है, और तुम भी मेरी लाइफ में मेरी खुशियाँ बनकर आए हो। मैं तुम दोनों माँ बेटे को बहुत ज़्यादा खुश रहूँगा, क्योंकि मुझे मेरी प्यारी सी छोटी सी गुड़िया मान्यता ही चाहिए जो मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर रही है। अर्जुन बहुत खुश था यह जानकर कि वह पापा बनने वाला है। जो कुछ भी उसके दिमाग में चल रहा था वह डॉक्टर की रिपोर्ट ने उसे सब क्लियर कर दिया। अर्जुन वहीं बैठ गया और उसने मान्यता का हाथ थाम लिया और उसे बस प्यार से निहारता रहा। वहीं दूसरी तरफ उसी होटल में जहां रात में पार्टी थी, एक रूम में किसी की सिसकियों भरी आवाज़ गूंज रही थी। कमरे के अंदर 2 लोग बेड पर बिना कपड़ों से एक दूसरे से लिपटे हुए थे और एक दूसरे को बेइंतहा चूम रहे थे। ये कोई और नहीं बल्कि जानवी और राघव थे। राघव जानवी की बेली को चूमते हुए बोला, ओ जानवी, तुम कितनी मस्त हो यार, तुमने यह पहले क्यों नहीं किया? क्यों अपना यह जिस्म मुझसे छुपाती रही? ऐसा कहते हुए वो बार बार जानवी की बेली को किस कर रहा था और उन्हें बाइट कर रहा था। तब जानवी ने कहा, राघव, मैं अंधी थी पहले जो मैं अर्जुन को पाना चाहती थी, लेकिन तुम भी तो बहुत मज़ेदार हो यार। तुमने तो मुझे पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर दिया हो। जानवी की बात सुनकर राघव खुश हो गया और उसने
और जोर से जानवी को बाइट करते हुए किस करने लगा। फिर उसने जानवी के बॉक्सों को किस करते हुए कहा, लेकिन जानवी खबर मिली है कि मान्यता को गोली लगी है और एल्विश मर चुका है। तब जानवी ने कहा, हाँ तो क्या हुआ? मुझे नहीं लगता कि एल्विश ने कुछ भी बोला होगा, क्योंकि अगर उसने कुछ बोला होता तो अब तक हम दोनों यहाँ पर एंजॉय नहीं कर रहे होते। हम दोनों को अर्जुन या तो बाबा ऊपर पहुँचा चुके होते, लेकिन हम यहाँ एंजॉय कर रहे हैं। इसका मतलब एल्विस ने या तो कुछ कहा नहीं या फिर मान्यता मर जाएगी। अभी तक उसकी होश में आने की कोई खबर नहीं आई है। एक्चुअली हुआ यह था कि अभी तक अर्जुन या किसी और ने उन दोनों को यह बात नहीं बताया था कि मान्यता को होश आ चुका है। राघव जानवी के बॉसम्स को बहुत जोर से दबा दिया और दूसरे उभारों से खेल रहा था। राघव ने अपने चेहरे को ऊपर उठाकर जानवी को देखा तो जानवी अपने होठों को काटते हुए अपने चेहरे को इधर से उधर घुमा रही थी। तभी राघव थोड़ा ऊपर उठा और उसने जोर से जानवी में खुद को एंटर किया, जिससे जानवी के मुंह से चीख निकल गई और उसने राघव से कहा, राघव, कल से तुम मुझे सेटिस्फाइड किए जा रहे हो। थैंक यू सो मच। बस ऐसे ही मेरी तड़प को तुम ठंडा करते रहो। इतना कहकर उसने राघव के कंधे को पकड़ा और उसे अपने ऊपर गिराते हुए उसके होठों पर अपने होठ रख उसे किस करने लगी और वहीं राघव अपनी मूवमेंट को कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में अर्जुन ने अपना सर मान्यता की टमी में रखा हुआ था और उसे चूमते हुए बोला, बेबी जल्दी से पापा के पास आ जाओ, फिर पापा, मम्मा और बेबी एक साथ खेलेंगे। लेकिन आपको पता है उसके पहले पापा को बहुत कुछ करना है बेबी, और पापा ने ये सोच लिया है कि उन्हें क्या और कैसे करना है। ये सब कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक मिस्टीरियस स्माइल थी जो बहुत ही खतरनाक थी। तभी मान्यता जो सोई हुई थी उसे होश आ गया तो उसने अपने हाथ अर्जुन के सर पर रखकर सहलाते हुए कहा, अकेले अकेले बेबी से बात करते रहोगे या बेबी की मम्मा से भी करोगे? हाँ ठीक है, अब तो बेबी ही इम्पोर्टेंट है ना, बेबी की मम्मा तो हूँ। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए मान्यता को देखा, फिर उसकी टमी को अपने हाथों से सहलाते हुए बोला, बेबी कहीं से जलने की बदबू आ रही है। मम्मा बेबी और पापा से जेलस फील कर रही हैं, लेकिन क्या मम्मा को ऐसा करना चाहिए? बोलो बेबी। इतना कहते हुए अर्जुन उठा और मान्यता के पास आकर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, वो हमारा बेबी है और तुम्हें उससे जलने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मान्यता ने अर्जुन के होठों के पास अपने होठ लाते हुए कहा, मैं बेबी और पापा जेलस नहीं हूँ, मैं बस चाहती हूँ कि बेबी के पापा थोड़ा मुझ पर भी अटेंशन दे और मुझे प्यार करे। इतना कहते हुए मान्यता ने अर्जुन के होठों पर होठ रख दिए तो अर्जुन भी उसे पैशनेटली किस करने लगा और उससे अलग हो गया और कहा, पहले ठीक हो जाओ ना, फिर देखना बेबी के पापा तुम्हें कैसे परेशान करते हो। अगर तुमने फिर से बेबी से शिकायत नहीं की ना कि बेबी के पापा, तो मेरा नाम बदल देना। इतना कहते हुए अर्जुन ने अपनी एक आंख दबाई तो मान्यता मुस्कुरा उठी। अब उसने अर्जुन के कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, मुझे तो लगा था बेबी के आने के बाद बेबी के पापा ही बदल जाएंगे, लेकिन तुम तो आज भी उतने ही बेशर्म हो। तब अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए हमेशा ही बेशर्म रहूँगा, तुम्हारे लिए मैं कभी नहीं बदलने वाला। यह वक्त कभी नहीं आएगा मान्यता जो मुझे तुम्हारे लिए बदल सके। इतना कहते हुए अर्जुन ने मान्यता के सीने पर अपना चेहरा रखा और उसे अपनी बाहों में भरने लगा। मान्यता भी अपने हाथों की पकड़ अर्जुन की पीठ पर कस दी। दोनों ही एक दूसरे को महसूस करने की कोशिश कर रहे थे। मान्यता अपनी आंखें बंद करके सोने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे अभी सुकून देने के लिए अर्जुन उसे बाहों में था और अर्जुन भी मान्यता की पीठ को धीरे धीरे सहला रहा था और उसके गर्दन पर अपने होठों की छुअन उसे महसूस करा रहा था। तभी मान्यता को अचानक याद आया कि एल्विस ने उसे ये कहा था कि उसका किडनैप राघव जानवी ने करवाया है। मान्यता, जिसने अपनी आंखें अभी बंद कर रखी थी, उसकी आंखें एक झटके से खुली और उसने धीरे से अपनी पकड़ अर्जुन की पीठ पर कसते हुए कहा, अर्जुन, मेरा किडनैप राघव और जानवी ने करवाया, ऐसा मुझे एल्विस ने कहा था। मुझे लगता है कि उसने मुझसे झूठ कहा था ताकि मैं ये बात
तुमसे कहूँ और तुम जानवी और राघव के अगेंस्ट हो जाओ। कैसा हो सकता है कि वह तुम तीनों के बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा हो। मान्यता की बातें सुनकर अर्जुन की आंखें भी एक झटके में खुल गई, लेकिन मान्यता की आगे की बात सुनकर उसने धीरे से मान्यता की गाल पर अपने होठ को रब करते हुए कहा, अभी तुम्हें इन सब बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम यह सोचो कि तुम अपना ख्याल कितने अच्छे से रख सकती हो जिससे हमारा बच्चा अच्छे से बड़ा हो और उसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए। इतना कहते ही अर्जुन मान्यता को वापस से अपनी बाहों में भरकर उसके बालों को सहलाते हुए उसे सुलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वही अर्जुन की तो चेहरा चढ़ चुकी थी यह सुनकर कि मान्यता की किडनैपिंग में राघव और जानवी का हाथ है। अर्जुन ने इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा और उसने भी मान्यता को बाहों में भरे हुए अपनी आंखें बंद करी, क्योंकि रात भर वह सो नहीं पाया था इस फिक्र में कि मान्यता प्रेग्नेंट है। जहाँ तक उसे पता था कि वह पिता बनने के योग्य नहीं है, लेकिन जब अब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है तो वह नींद कैसे ही ले सकता है। ये जानकर कि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया, लेकिन अब उसे डॉक्टर और राघव और जानवी इन सब तीनों से अब सब कुछ सच उगलवाना था। वहीं दूसरी तरफ अभी निधि अपने कॉलेज में थी। वह अपने फ्रेंड से बातें कर रही थी। तभी एक स्पोर्ट कार आकर पार्किंग एरिया में रुकी। सब उस ओर देखने लगे। तभी कार की फ्रंट सीट से तक्ष बाहर निकला और वह बिना निधि की तरफ देखे वह सीधे अपने ऑफिस की ओर चला गया। वहीं उसे देखने वाली लड़कियां सभी आहें भर रही थी। तक्ष इतना हैंडसम लग रहा था कि निधि के साथ खड़ी उसकी फ्रेंड नेहा उससे कहा, यार निधि, अगर इसके साथ वन नाइट स्टैंड करने का मौका मिले ना तो कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। इसकी हॉटनेस ही हमारी जान ले लेगी। अपने फ्रेंड की बातें सुनकर निधि की खून में तो जैसे आग ही लग गई। उसने आग उगलती आंखों से अपने फ्रेंड को देखा। अभी निधि कुछ कहती तभी उसी की एक और फ्रेंड दिव्या ने कहा, यार तू वन नाइट स्टैंड की बात कर रही है। अगर वह एक किस भी पूरे पैशनेट के साथ कर ले तो भी बड़ा मस्त लगेगा यार। तभी निधि एक झन्नाटेदार थप्पड़ अपनी फ्रेंड दिव्या के मुंह पर मारते हुए बोली, तुम लोगों को शर्म नहीं आ रही है कि वह हमारे प्रोफेसर हैं, उनके बारे में ऐसी बातें कहते हुए। तभी दिव्या ने निधि को घूरते हुए कहा, क्यों तू भूल गई क्या? तू भी तो ऐसे ही बातें करती थी। अभी तो बड़ी सती सावित्री बन रही है। निधि अभी कुछ और कहती तभी उन लोगों के पीछे से उसे तक्ष की आवाज़ सुनाई, क्या हो रहा है यहाँ पर? तुम लोगों को अपने अपने क्लास में जानी चाहिए। क्या अपने माँ बाप के पैसे खर्च करने आते हो यहाँ? चुपचाप से अपनी क्लास में जाओ। एंड यू मिस रघुवंशी, मेरे कैबिन में आओ। अपनी असाइनमेंट में कुछ मिस्टेक्स है। 2 दिन के बाद लास्ट सबमिट डेट है। अगर उससे पहले मिस्टेक सही हो जाती है तो आपका प्रॉपर नंबर मिलेंगे, नहीं तो फिर आपके सारे नंबर्स काट लिए जा सकते हैं। कम विथ में। तक्ष पूरे रूडनेस के साथ इतना कहकर मुड़कर अपने ऑफिस की तरफ चला गया। निधि बस चुपचाप तक्ष के केबिन के पास गई और उसने डोर पर नॉक करते हुए कहा, मैं आई कम इन सर? तक्ष ने अपने रूड टोन में कहा, यस कमिंग। निधि अंदर आई तो तक्ष ने उसके असाइनमेंट उसे देते हुए कहा, इसमें जो मिस्टेक्स से उसे चेक करो और सही कर दो। तब निधि ने तक्ष की तरफ हैरानी से देखते हुए कहा, बट सर, जब हमने असाइनमेंट बनाया था तब तो आपने कहा था कि यह फुल्ली करेक्ट है, फिर अब मिस्टेक कहाँ से आ गए? तक्ष अपनी जगह से उठा और निधि के पास आया। निधि उसे अपने पास आते हुए देखकर पीछे अपने कदमों को लेने लगी, लेकिन अब वह एक दीवार से जा सटी और अपना सर झुकाए खड़ी रही। तभी तक्ष ने कहा, मिस्टेक असाइनमेंट में नहीं, तुम्हारे दिमाग में है, क्योंकि तुम कहती हो कि तुम अंगद से प्यार करती हो, लेकिन अगर कोई लड़की मेरी हॉटनेस की तारीफ करे तो तुम्हें बुरा लगता है, क्यों? फिर तक्ष ने निधि के दोनों साइड अपने हाथों को रखा और बिल्कुल उसके चेहरे के करीब आकर उससे बोला, निधि, अपने दिल की बातों को समझो। अगर अब नहीं समझोगी ना तो खो दोगी तुम मुझे, और तब तुम रोती तड़पती रहोगी, लेकिन मैं तुम्हारे करीब बिल्कुल नहीं आऊँगा। इतना कहकर निधि तक्ष से दूर हुआ और उसे अपने केबिन से बाहर धक्का देते हुए बोला, अब निकलो मेरे केबिन से। तक्ष के धक्का देने की वजह से निधि खुद को संभाल नहीं पाई और वह डोर से जाकर टकरा गई। डोर के पास दीवार के किनारे से निधि का सर हल्के से टकरा गया। उसके मुंह से आह निकली। निधि की आह तक्ष के दिल को चीर गई।
वह तेज कदमों से निधि के पास आया जहाँ निधि अपना सर पकड़े खड़ी थी। तक्ष ने झटके से उसे अपनी तरफ मुड़ते हुए बोला, खुद को संभाल नहीं सकती क्या? चोट लगा लिया ना अभी तुमने, दिखाओ मुझे। इतना कहते हुए निधि के सर में लगे चोट को देख रहा था जिसमें अब सूजन हो गया था। वह आहिस्ते आहिस्ते फूंक मारने लगा उस सूजन पर, जैसे कि अगर उसने जोर से फूंक भी मार दिया तो निधि को इतनी तकलीफ होगी। और निधि तो बस तक्ष की परेशानी भरे चेहरे को ही एकटक देख रही थी कि क्या सच में कोई इतना प्यार उसे कर सकता है, जिस प्यार को वो तरस रही थी, जिस प्यार के लिए वह अंगद के आगे पीछे घूम रही थी। उसे हजारों बार बोल चुकी थी कि वह उसे कितना प्यार करती है, लेकिन अंगद ने उसे हर बार सिर्फ एक ही बात कहा कि वह उसे नहीं शहर से प्यार करता है। और वही आज निधि को तक्ष के सुनने भर से उसे प्यार का एहसास हो रहा था, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अभी अंगद बसा था और तक्ष के प्यार को महसूस करके भी वह कोई नाम नहीं दे पा रही थी। तक्ष निधि को गोद में लेकर उठा और चेयर के पास बैठ गया। उसने निधि के चेयर पर बैठाया और बहुत प्यार से उस चोट पर लगी सूजन वाली जगह पर होठ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस छोटी सी चोट लगी है, अभी ठीक हो जाएगा, दर्द नहीं होगा। वह एकदम हल्के होठों से निधि के माथे को चूम रहा था और निधि उसे बस प्यार से निहारे जा रही थी। निधि का दिल कर रहा था कि वह लिपट जाए तक्ष से, क्योंकि जो प्यार उसे चाहिए था अब वो तक्ष ही उसे अच्छे से दे रहा था। तक्ष के होठों की गर्मी उसे पिघलने पर मजबूर कर रही थी। तक्ष ने अपने ड्रॉर से एक बैंडेज निकाला और उसे एकदम आहिस्ते से निकालकर निधि के माथे पर लगाया। निधि बिना पल के झपकाए बस उसे ही देख रही थी और तक्ष उसकी इतनी केयर कर रहा था। तभी निधि अपने चेयर से नीचे घुटने के बल हुई और वह तक्ष के नीचे सीने से लग गई। वही तक्ष कुछ समझ भी नहीं पाया कि क्या हुआ, लेकिन जब उसे निधि के सीने का एहसास अपने सीने पर हुआ तो उसने भी अपने हाथों को उठाकर निधि की बाहों में समेट लिया और उसे धीरे से उसके कान में बोला, क्या हुआ बच्चा, कोई बात है तो बोलो। निधि उसके सीने में अपना सर कोना में हिलाया और अपनी पकड़ कस तक्ष पर कस दी। तभी तक्ष को निधि की सुबकने की आवाज़ दी और उसने झट से निधि को खुद से अलग किया और उसके चेहरे को थामते हुए बोला, ये क्या कर रही हो तुम रो क्यों रही हो, बोलो क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा, डांटा, घर पर कुछ कहा? तभी तक्ष को याद आया कि वह और निधि कल ही इंटीमेट हुए थे, तो उसने जल्दी से निधि को खड़े करते हुए उससे कहा, क्या तुम्हें कल की वजह से कहीं दर्द हो रहा है? निधि, सॉरी यार, मैं बहक गया था, मैं नहीं करना चाहता था वो सब, लेकिन जब तुम मेरे करीब आई तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया और वह सब हो गया हमारे बीच। प्लीज़ अगर तुम्हें उन सब की वजह से दर्द हो रहा तो आई एम रियली सॉरी। तक्ष के इतना कहते ही निधि ने तक्ष के चेहरे को पकड़ा और उसे अपनी होठों को तक्ष के होठों पर रख उसे किस करने लगी। तक्ष तो हैरान हो गया था। निधि उन सब चीज़ों को की पहल खुद से कर रही थी। उसके साथ करीब 10 मिनट तक्ष के होठों को किस करने के बाद निधि उससे दूर हुई और उसने अपने सिर को नीचे झुका रखा था। तभी तक्ष ने निधि के चिन को अपनी उंगलियों रखे और उसके चेहरे को ऊपर किया। निधि तक्ष की सीने लगते हुए बोली, मैंने बहुत प्यार किया था अंगद से, बहुत प्यार, और हर बार मैं उसे बताती रही, लेकिन उसने मुझे वो प्यार कभी दिया नहीं। और तुम जिससे मैं हमेशा दूर भागती हूँ, तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो? क्यों तुम मेरे दिल में अपनी जगह बना रही हो? क्यों मेरे अंदर तुम्हारे लिए अब तड़प उठ रही है? तुम्हारी बाहों में आने के लिए मैं तड़प हो रही है, तुम्हें आगोश में समाने के लिए मैं तड़पती हूँ। जैसे ही निधि के मुंह से तक्ष ने सुना कि वह उसके पास आने के लिए तड़पती है, उसकी बाहों में समाने के लिए तड़पती है, तो तक्ष ने उसे खुद से दूर किया और कहा, सच में तड़पती हो तुम मेरे लिए? निधि ने बस हाँ में अपने सर को हिलाया तो तक्ष ने उसे वापस से अपने सीने से लगा लिया और धीरे से उसके कान के पास अपने होठ ले जाकर पूछा, अब सुकून मिला क्या? निधि ने फिर से हाँ में अपने सर को हिलाया तो तक्ष ने उसे अपनी बाहों में इतनी जोर से भर रखा था कि निधि के मुंह से एक आह निकली और तक्ष ने उसके मुंह से निकली आह सुनकर कहा, यही तड़प मुझे होती है जब तुम मेरे सामने होती हो तो, और मैं तुम्हें अपनी बाहों में भर नहीं पाता निधि। मुझे नहीं पता तुम्हें
बदतमीजी की पनिशमेंट देते देते कब मैं तुमसे मोहब्बत कर बैठा, लेकिन अब हो गई है यह मोहब्बत तुमसे, तो मैं तुम्हारी बाहों में ही रहना चाहता हूँ। तक्ष ने जैसे ही इतना कहा तो निधि ने उसे कसकर थाम लिया, जैसे वह भी यही चाहती हो। और तक्ष और निधि दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से खड़े थे। वहीं दूसरी तरफ पेरिस में अर्जुन मान्यता के साथ कुछ 6 वीक्स से हॉस्पिटल में एडमिट था। अर्जुन अब जाग चुका था और वह मान्यता को देख रहा था, जो उसकी बाहों में सुकून से सो रही थी। अर्जुन मान्यता की बालों में उंगलियां फिराते हुए ये सोच रहा था कि क्या उसकी बॉडी में अब चेंज मान्यता से शादी करने के बाद आई है। लेकिन डॉक्टर ने तो उसे यही कहा कि उसे मान्यता से दूर रहना है, क्योंकि वह कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ तो मान्यता प्रेग्नेंट है। ये याद आते ही अर्जुन के हाथ गुस्से से मुट्ठी बन गए। उसने कहा, डॉक्टर, अगर तुम्हारी रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ हुई तो तुम्हें एक पल को मैं माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन अगर तुमने मेरे साथ कोई छल करने की कोशिश की तो तुम्हें कब्र में भी जगह नहीं मिलेगी। तभी अर्जुन ने नीचे झुककर देखा तो मान्यता के माथे को चूमते हुए बोला, जान अब उठ भी जाओ। मान्यता ने निंदाई आवाज़ में कहा, अर्जुन मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज़ सोने दो ना। तभी अर्जुन ने धीरे से मान्यता के कान में कहा, और माँ वहाँ इंडिया में परेशान हो रही है। उनके कई बार कॉल आ चुके हैं, लेकिन मैंने रिसीव नहीं किया है, इस डर से कि मैं उनसे क्या कहूँगा, और जब मैं उन्हें तुम्हारे बारे में पता चलेगा कि तुम्हें गोली लगी है तो मैं उन्हें कैसे समझाऊँगा कि ये सब कैसे हुआ। पिछले 6 हफ्ते से मान्यता अर्जुन के साथ एडमिट थी। इसी दौरान कई बार अविका जी, जानवी जी और शहर और अंगद का कॉल आ चुका था, लेकिन अर्जुन ने उन सबको इग्नोर किया, क्योंकि वह किस मुंह से कहता कि उसके दुश्मन ने मान्यता को किडनैप किया और मान्यता ने उसके नाम की गोली अपने कंधे पर खा ली। अर्जुन देख रहा था कि मान्यता का प्यार और उसकी पोजीशन किस तरह उसके सामने आ रही है। अर्जुन किसी भी कीमत पर मान्यता को खोना नहीं चाहता था और न ही उसे कोई नुकसान पहुंचाने देना चाहता था, लेकिन इस बार वो मान्यता को सेफ रखने में असफल हो रहा था। जानकी जी ने कई बार मान्यता से बात करने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन नहीं चाहता था कि जानकी जी को मान्यता को गोली लगने की बात पता चले, क्योंकि जानकी जी की तबीयत अचानक खराब हो गई, जिसकी जानकारी अर्जुन को आरुष ने दी। रात का समय था। अर्जुन कॉरिडोर से होते हुए वार्ड का दरवाज़ा खोलकर अंदर गया। मान्यता बेड पर लेटी हुई थी। उसने देखा कि अर्जुन चलकर उसके पास आया और उसके बिस्तर पर बैठ गया। उसकी आंखों में फिक्र और प्यार उसके लिए साफ देखा जा सकता था। मान्यता ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक प्यास और अर्जुन के लिए जुनून थी। अर्जुन ने उसके चेहरे पर बिखरे बालों को धीरे से हटाया और उसके माथे पर एक हल्का किस करते हुए पूछा, तुम्हें आराम करने की ज़रूरत है मान्यता। अर्जुन ने धीमे और बड़े नम और प्यार भरे लहजे से कहा, तुम्हें कभी इस दर से गुजरना नहीं चाहिए था। उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक गहरी तकलीफ थी। तुम्हारी वजह से अब मैं भी यहाँ हूँ अर्जुन, मान्यता ने कहा। उसकी आवाज़ में सच्चाई और विश्वास झलक रही थी। तुम्हारी हर सांस मुझे जीने की वजह देती है। अर्जुन ने उसकी उंगलियों को अपने होठों से छुआ और उसकी आंखों में गहराई से देखा। मैंने वादा किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं अपने वादे पर कायम रहूँगा। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने कहा, तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम्हारे बिना मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मान्यता ने कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ अर्जुन ने उसके होठों पर हल्का सा किस किया और कहा, मैं भी बहुत तुमसे प्यार करता हूँ मान्यता, हमेशा से। अर्जुन ने उसके चेहरे को निहारते हुए उसके माथे को चूम लिया। सपनों में भी मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसने ये धीरे से कहा और उसके साथ बिस्तर पर लेटा रहा, उसे सोते हुए चेहरे को निहारते हुए, जैसे ये पल कभी ख़त्म ही न हो। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में एक कमरे में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी और खिड़की से आती ठंडी हवा ने पर्दे को हल्के हल्के हिला दिया। तक्ष और निधि एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों के बीच कोई दूरी नहीं थी। तक्ष ने निधि की आंखों में गहराई से देखा, जहाँ एक जलती हुई ख्वाहिश और प्यार का खुमार चढ़ा था दोनों में। तुम्हें पता है ना निधि, जब तुम मेरे पास होती है तो
ये बाकी की दुनिया जैसे मेरे सामने रुक सी जाती है। तक्ष ने अपनी आवाज़ में जुनून भरते हुए कहा। उसने निधि के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। उसकी नज़रें निधि के होठों पर टिक गई। तक्ष आज एक बार फिर से निधि को गहराई से महसूस करना चाहता था। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, और मैं भी यही चाहती हूँ कि ये पल कभी ख़त्म न हो तक्ष के। तक्ष ने बिना किसी हिचक के निधि के होठों पर अपने होठ रख दिए। यह कोई लाइट किस नहीं थी, यह किस उनकी गहराई, प्यार और धड़कते दिलों का मेल था। निधि ने भी जवाब में तक्ष को गहराई से चूमा और अपने हाथों को उसकी गर्दन के चारों ओर लपेट लिया, जैसे वह उसे कभी खुद से दूर जाने नहीं देना चाहती। तक्ष ने उसके होठों से हटकर उसके गालों को चूमा, फिर उसके गले से नीचे उतरा। उसकी सांसें अब धीरे धीरे तेज हो रही थी और उसने निधि के बालों को अपनी उंगलियों में लपेटा। निधि ने अपनी आंखें खोल तक्ष की वो हर हलचल को फील करने लगी। उसने अपने हाथों से तक्ष की पीठ को सहलाते हुए उसे बाहों में भर लिया। तक्ष ने धीरे धीरे निधि की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी ओर खींचा। अब दोनों के बीच कोई दूरी नहीं बची थी। उनका हर टच आग की तरह महसूस हो रहा था। निधि ने तक्ष की पीठ पर अब अपने नाखून गड़ाना शुरू कर दिया। उसके हर एक टच में एक अनकही प्यास झलक रही थी। तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा सा लगता है, निधि ने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में अब पूरी तरह से जुनून भर चुका था। तक्ष ने बिना कुछ कहे निधि को बेड पर लिटाया और उसके ऊपर झुकते हुए उसके होठों पर फिर से अपने होठ जोड़ लिए। उसका हर टच, हर किस उसकी बेचैनी और प्यास को बढ़ा रहा था। तक्ष ने निधि के कपड़ों को अब धीरे धीरे हटाना शुरू किया। निधि ने भी तक्ष को अपनी बाहों में कस लिया। वो उसे पूरी तरह से अपने करीब महसूस करते हुए वो तक्ष के हर टच में डूबती जा रही थी। तक्ष ने निधि के कानों में धीरे से फुसफुसाया, तुम्हारे बिना मैं भी अधूरा हूँ और तुम्हारे साथ से मैं खुद को पूरा महसूस करता हूँ। निधि ने अपनी आंखें खोलकर तक्ष की आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ प्यार और जुनून था। उसने तक्ष के चेहरे को अपने हाथों में लेकर एक और गहरी और बोल्ड किस की, और इस बार उन्होंने एक दूसरे प्यार में पूरी तरह से खुद को खो दिया। कमरे में सिर्फ उन दो के दिलों की धड़कनों के शोर वहाँ पर गूंज रही थी। तक्ष और निधि ने एक दूसरे को पूरी तरह से महसूस किया, जैसे ये पल सिर्फ उन्हीं का हो, जहाँ वो दोनों ये सब कुछ और बाकी दुनिया से कहीं दूर अपने में खोए थे। वही सुबह के 9 बजे थे। अर्जुन पूरी रात मान्यता के पास था। तभी नर्स ने आकर अर्जुन को बताया कि डॉक्टर उन्हें अपने केबिन में बुला रहे हैं। अर्जुन ने डॉक्टर के केबिन में गया। डॉक्टर अपनी डेस्क पर बैठी थी। उन्होंने अर्जुन के सामने वाली कुर्सी पर उसे बैठने का इशारा किया। मिस्टर अर्जुन, मान्यता की कंडीशन के बारे में आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बातें करना चाहती हूँ। अर्जुन ने कहा, जी डॉक्टर बताइए। डॉक्टर ने एक गहरी सांस ली और अर्जुन की तरफ देखा। मान्यता अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट है। प्रेगनेंसी के इस स्टेज में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, जिससे आपको केयरफुल रहना होगा, खासकर अभी जब उसे कंधे पर चोट लगने के कारण वो पहले से कमज़ोर है। अर्जुन की आंखों में चिंता से भर गई। और क्या उसे खतरा हो सकता है? उसने जल्दी से पूछा, देखिए प्रेगनेंसी के शुरुआती महीनों में महिलाओं के शरीर और मानसिक दोनों तरह की थकान होती है। मान्यता की हालत को देखते हुए उसकी कमजोरी बढ़ सकती है और उसे मेंटल स्ट्रेस से बचाने की ज़रूरत है। उसकी बॉडी को अब ज़्यादा से ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। कोई भी शारीरिक या मानसिक तनाव गर्भस्थ शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। डॉक्टर ने गंभीरता से उसे सब समझाया। अर्जुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सब कुछ समझ गया डॉक्टर। मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा कि वो पूरी तरह से आराम करे और उसे कोई भी स्ट्रेस ना हो। और क्या मैं कुछ कर सकता हूँ डॉक्टर? डॉक्टर ने अर्जुन और मान्यता के लिए फिक्र को देखा तो बस हाँ में सिर हिलाया और कहा, मैं जानती हूँ कि आप उसकी अच्छे से केयर करेंगे। अब उसके लिए सबसे अच्छा सहारा है। अर्जुन अपनी जगह से उठा और डॉक्टर को थैंक यू कहा और केबिन से निकलकर मान्यता के पास आया तो उसने देखा कि मान्यता अभी भी सोई हुई है। उसने मान्यता के होठों पर एक छोटी सी किस की और वो उठकर
और वो उसे उठाकर डिस्चार्ज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहाँ से चला गया। सुबह के 11 बज चुके थे और डॉक्टर ने मान्यता को डिस्चार्ज करने की परमिशन दे दी। अर्जुन के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट थी। अर्जुन ने मान्यता को अपनी बाहों में कसकर पकड़ा और उसे लेकर धीरे धीरे हॉस्पिटल से बाहर निकला। अर्जुन बाहर खड़ी कार की डोर ओपन करते हुए उसने मान्यता को बैठने के लिए गाड़ी की फ्रंट सीट का डोर ओपन किया और मान्यता को आराम से बैठा दिया और खुद दूसरे साइड से आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। अर्जुन ने कार स्टार्ट की और कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। मान्यता ने उसकी ओर सवाल भरी नज़रों से देखा, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, अर्जुन ने उसकी ओर झुकते हुए उसके होठों पर हल्का सा किस किया। मान्यता ने उसकी आंखों में देखा, जहाँ सिर्फ उसके लिए प्यार ही प्यार था। अर्जुन ने धीरे धीरे उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और एक गहरी किस करने लगा। इस बार और भी जुनून और प्यार के साथ वो मान्यता को किस कर रहा था। मान्यता ने भी अर्जुन के इस प्यार का पूरा जवाब दिया। उसकी हर भावना में वो डूबते हुए अर्जुन ने उसे अपने बाहों में खींचकर उसे अपनी गोद में बैठाकर अपने सीने से लगा लिया। उनके बीच की हर दीवार गिर चुकी थी और अब वो बस दोनों ही थे। अर्जुन ने मान्यता के गले पर हल्के हल्के किस करते हुए उसकी सांसें अब और तेज हो रही थी। मान्यता ने अपनी उंगलियों को अर्जुन के बालों में उलझा लिया और उसके हर टच को महसूस करते हुए अपने आप को उसके हवाले कर दिया। तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ मान्यता, अर्जुन ने उसके कानों को अपनी सरगोशी भरी आवाज़ में कहा। और मैं तुम्हारे बिना, मान्यता ने धीरे से जवाब दिया। उसकी आवाज़ में प्यार और मदहोशी का भाव था। अर्जुन ने मान्यता को एक आखिरी गहरा किस किया, फिर उसे ध्यान से अपनी बाहों में कस लिया। मान्यता ने उसके सीने पर सिर रख दिया और उसकी हर धड़कन को महसूस करने लगी। कुछ देर बाद अर्जुन ने मान्यता को वापस कार में बिठाया और घर की ओर चल दिया। रास्ते में दोनों खामोश थे, लेकिन इस खामोशी में भी खास तरह का सुकून और प्यार था। घर पहुंचते ही अर्जुन ने मान्यता को फिर से अपनी बाहों में उठा लिया और उसे अपने अंदर घर ले गया तो उसने देखा कि दरवाजे के पास ही बाबा, जानवी और राघव सब साथ में खड़े थे। उनका स्वागत करने के लिए वहां पर पूरी तैयारी की गई थी। बाबा को देखकर अर्जुन के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। उसने मान्यता के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि मान्यता भी उसे ही देख रही है। अर्जुन ने आगे बढ़ते हुए दरवाजे में कदम रखा। बाबा को स्वागत की रस्म करनी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने अपने घर की एक ओल्डेज सर्वेंट को यह काम करने के लिए दिया। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबा इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं थी। बाबा ने तुरंत अपने मुंह पर उंगली रख अर्जुन को चुप रहने का इशारा किया, जिसे देखकर अर्जुन चुप हो गया। सर्वेंट ने आगे बढ़कर अर्जुन मान्यता की आरती उतारी, उनके माथे पर हल्दी कुमकुम का तिलक लगाया। इसके बाद उसने एक नारियल लेकर दोनों के ऊपर 7 बार वार कर उसे बाहर फेंक दिया। सर्वेंट ने कहा, साहब अब आप अंदर आ सकते हैं। इतना कहते ही अर्जुन मान्यता को लेकर अंदर आ गया और सोफे पर बिठाया। फिर वह मुड़कर बाबा के गले लग गया। बाबा ने अर्जुन की पीठ थपथपाते हुए कहा, अर्जुन तुम हमारे लिए हमारे बच्चे हो और तुम्हारी पत्नी हमारी बहू नहीं बेटी है। हम उसकी सलामती के लिए दुआ कर रहे थे। जब वो हमें पोता या पोती देने वाली है, तब तो उसकी अहमियत यहाँ और बढ़ गई है। बाबा की कही बात सुनकर अर्जुन और मान्यता दोनों मुस्कुराने लगे। वहीं जानवी की तो मुट्ठियाँ कस गई। वह जितना अर्जुन और मान्यता को एक दूसरे से दूर करने की कोशिश कर रही थी, अर्जुन और मान्यता उतने ही करीब आ रहे थे और अब तो उन दोनों के प्यार की निशानी मान्यता की कोख में पड़ रही थी। अब दोपहर का समय हो गया था। अर्जुन ने मान्यता को चेयर पर बिठाया, उसके बगल में खुद ही बैठ गया। बाबा आए और हेड ऑफ फैमिली की चेयर पर बैठ गए। उनके बगल में जानवी बैठी थी और उसके बगल में अर्जुन, जानवी के बगल में राघव बैठा था। राघव की गहरी नज़रें अर्जुन के चेहरे को देख रही थी, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अर्जुन के दिमाग में इस वक्त चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तक अर्जुन ने मान्यता की किडनैपिंग से लेकर कोई बात की ही नहीं थी और न ही उसने अभी तक एल्विस का जिक्र किया था। राघव ने धीरे से जानवी की ओर इशारा किया, अर्जुन के चेहरे की तरफ देखने के लिए। जानवी ने भी अर्जुन के चेहरे को देखा, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आया कि अर्जुन के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है। तभी अर्जुन ने बाबा की तरफ देखते हुए
मान्यता को दाल रोटी खिलाते हुए कहा, बाबा आज शाम 7 बजे मेरी और मान्यता की इंडिया वापस जाने की फ़्लाइट है। मैं और मान्यता अब वापस इंडिया जा रहे हैं। उसके मुंह से इतना सुनते ही बाबा चौंक गए और बाबा के साथ जानवी और राघव भी चौंक गए। बाबा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन क्या बात है, इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो बेटा यहाँ से? अभी तो मान्यता को रेस्ट की सख्त ज़रूरत है, उसे बहुत कमज़ोरी है बेटा, उसे ठीक हो जाने दो, बाद में चले जाना। बाबा के इतना कहने पर अर्जुन ने बाबा से कहा, बाबा मुझे इन हफ्तों में कई बार माँ और जानकी माँ का कॉल आ चुका है मान्यता के बारे में जानने के लिए। वह दोनों मान्यता से बातें करना चाहती है, लेकिन मैं सिर्फ उन्हें टाल रहा हूँ क्योंकि मैं उन्हें ये नहीं बता सकता कि मान्यता को गोली लगी है, क्योंकि ये सुनने के बाद उनकी तबीयत और बिगड़ सकती है और अब मैं उन्हें बिल्कुल नहीं टाल सकता। इसलिए अब हमें मुंबई जाना होगा और फिर आरुष भी काम अकेले ही सारा संभाल रहा है, उसे भी मेरी ज़रूरत पड़ती होगी। अर्जुन की बातें सुनकर बाबा ने अर्जुन से कहा, ठीक है, जब तुम्हारी माँ और मान्यता की माँ की बात है तो मैं तुम दोनों को नहीं रोकूंगा, लेकिन तुम दोनों अपना ख्याल रखना और मान्यता का तो ख्याल बहुत अच्छे से रखना और जल्दी यहाँ वापस आने की कोशिश करना। उनकी बातें सुनकर मान्यता मुस्कुरा दी, क्योंकि मान्यता को कभी पिता का प्यार नहीं मिला था, लेकिन जब वह बाबा से मिली तो उसे लगा कि हाँ, एक पिता का प्यार ऐसा ही होता है, तो अपने बच्चों की फिक्र करता है और उन्हें हर मुसीबत से बचा कर रखता है। तभी अर्जुन ने राघव और जाह्नवी को देखते हुए कहा, राघव जाह्नवी, तुम दोनों मुझे एयरपोर्ट लेने आए थे, तो क्या तुम दोनों मुझे एयरपोर्ट छोड़ने नहीं जाओगे? मुझे अच्छा लगेगा। जाह्नवी और राघव एक दूसरे की तरफ देखा और फिर अर्जुन की तरफ देखने। तभी राघव ने कहा, हाँ यार, यह भी कोई बोलने वाली बात है, हम जरूर जाएंगे तुझे छोड़ने। मान्यता गौर से जाह्नवी और राघव दोनों के चेहरे को देखकर ये समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर अर्जुन से इन दोनों की दुश्मनी क्या है, जो उन्होंने उसका किडनैप कराया था ताकि वह अर्जुन को मजबूर कर सके। लेकिन मजबूर करना वो भी किस बात के लिए? तभी सबका लंच खत्म हुआ और अर्जुन मान्यता को कमरे में लेकर आया और उसे बेड पर बिठाया और उसके सर को सहलाते हुए बोला, तुम आराम करो, मैं पैकिंग कर लेता हूँ। इतना कहकर अर्जुन मान्यता को छोड़कर कबर्ड की तरफ बढ़ने लगा। तभी मान्यता ने उसके हाथ को पकड़कर अर्जुन से कहा, मुझे कुछ कहना है तुमसे, मेरी किडनैपिंग जो हुई थी उस बारे में। तभी अर्जुन ने उसके होठों पर एक लाइट किस करते हुए कहा, मेरी जान, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम आराम करो। अर्जुन ने अपने हाथ मान्यता के पेट पर रखे और धीरे से सहलाते हुए बोला, इसे भी रेस्ट की ज़रूरत है और जब तक तुम रेस्ट नहीं करोगी तो ये हमारा छोटू कैसे रेस्ट करेगा, और मैं अपने बच्चे को रेस्ट करने की कोई लापरवाही नहीं करना चाहता, इसलिए चुपचाप से रेस्ट करो, समझे तुम? इतना कहते हुए अर्जुन के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी कि वह एक बाप बनने वाला है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में अभी अविका जी जानकी जी के घर पर उनके सामने बैठी हुई थी। जानकी जी बीमार थी और वह बार बार मान्यता से बात करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अर्जुन नहीं चाहता था कि उन्हें इस कंडीशन में मान्यता के बारे में पता चले और उनकी हालत और बिगड़ जाए। इसलिए ही अर्जुन मान्यता को वीकनेस होने के बावजूद उसे इंडिया वापस लेकर आ रहा था। जानकी जी हॉल में सोफे पर बैठी शहर के बनाए हुए काढ़े को ज़बरदस्ती मुंह बनाते हुए पी रही थी। उसके मुंह बनाने पर अविका जी ने कहा, जानकी, तुम हमेशा काढ़ा पीने में ऐसे बच्चों जैसे मुंह बनाती हो, लेकिन तुम्हें पता है ना, काढ़ा पीकर ही तुम्हारी तबीयत जल्द से जल्द ठीक हो जाएगी। तो मुँह बनाना छोड़ो और इसे अच्छे से पियो। अगर तुम्हें इसे टेस्ट के साथ पियोगी तो तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। जानकी जी ने काढ़े का एक सिप लिया और फिर मुंह बनाते हुए कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुझे थोड़े ही ना ये काढ़ा पीना है, ये तो मुझे पीना पड़ रहा है ना। अविका जी ने उसे देख मुस्कुराते हुए जानकी जी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और शहर के गाल को पिंच करते हुए जानकी जी ने अपनी बत्ती से दिखाकर हंसने लगी। जानकी जी के इस हरकत से जानकी जी ने जल्दी से अपने दांतों को अंदर किया और अपने हाथों को पीछे कर लिए। शहर के
की तरफ देखने लगी। शहर ने उन्हें देखते हुए अपने सिर को ना में हिलाते हुए अविका जी से कहा, देख रही हैं ना आंटी, मैं कितने बच्चों को संभालूंगी बोलो। एक तो शहर ने अपने पेट पर हाथ फेरा का, यह छोटा बेबी अभी आने वाला है, दूसरी आपके सामने बैठी है और तीसरा अभी ऑफिस गया हुआ है। उसके आने के बाद तो मुझे 3-3 बच्चों को संभालना पड़ेगा। अच्छा, तो मुझे भी संभालने की बात किए जा रही है। अभी शहर ने ये कहा ही था कि उसके पीछे उनकी बातें सुन रहा अंगद अंदर आते हुए बोला और उसने शहर के माथे को चूमा और जाकर जानकी जी के पास बैठ गया। शहर ने उसे घूरते हुए कहा, तो तुम हमारी बातें छुपकर सुन रहे थे। बैड मैनर्स अंगद, दूसरे की बातें ऐसे नहीं सुनते। तभी अंगद ने कहा, तुम दूसरी थोड़ी हो, तुम तो मेरी होने वाली वाइफ हो या मेरी माँ है। फिर अंगद ने अविका जी की तरफ देखते हुए कहा, और ये मेरी आंटी है। तो अब चलो, मैं किसी और की बातें कैसे सुनूं? और वैसे भी यहाँ पर मेरी ही बातें चल रही थी कि मैं तो एक छोटा सा बच्चा हूँ और तुम्हें मुझे संभालना पड़ेगा। बोलो बोलो। यह कहते हुए अंगद ने अपनी आई विंक की तो शहर ने उससे मुंह फेर लिया। उसके चेहरे पर स्माइल थी। तभी अंगद ने अपने ऑफिस बैग का चेन ओपन किया और उसमें से पिज़्ज़ा का बॉक्स निकाला और जानकी जी को देते हुए कहा, मम, आपने कहा था ना कि आपको मशरूम पिज़्ज़ा खाना है, ये लो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब आप ये खाओ और मुझे बताओ कि कैसा लगा आपको। जैसे ही शहर ने मशरूम पिज़्ज़ा सुना, उसने तुरंत मुड़कर पीछे देखा तो अविका जी अब तक पिज़्ज़ा का बॉक्स ओपन कर चुकी थी। शहर ने गुस्सा करते हुए कहा, अंगद, कल ही मॉम को तुमने इतना सब कुछ खिला दिया है और आज फिर से। तभी अंगद ने शहर को चुप कर रहने का इशारा किया तो शहर आगे कुछ नहीं बोली और वह चुप हो गई। जानकी जी ने तुरंत पिज़्ज़ा का एक स्लाइस लेकर खाते हुए अंगद को अपनी उंगली से इशारा करके बताया कि पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी है। उनके इस तरह इशारा करके बात करने पर अंगद मुस्कुराने लगा। वहीं अविका जी देख रही थी कि अंगद जानकी के लिए कितना कुछ कर रहा है और उसका ध्यान रख रहा है। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लग रही है और आपको इस तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।